जी पार्ट 4 स्टार्ट हो गया है। अच्छा, कुछ फीलिंग्स ही आ रही है कि सिलेबस तैयार है, पर्चा भी साथ कर रहे हैं, टॉपिक को भी गुजार के देख रहे हैं, और मैक्सिमम भूला हुआ IFRS 16 ही, IAS 12 ही, अभी उसके सवाल भी आएंगे। चलो कंसोलिडेशन थोड़ा पुराना था, उसका सवाल आ गया, तो सवाल करते हुए आइडिया हो रहा है कि सब आता है, पर्चा पास होगा इंशाल्लाह। ये आज ऑनलाइन वालों आपने पार्ट्स एंड पे देखने हैं इतने ढेर सारे, तो बेसिकली ये एक दिन इकट्ठा बुला के सारे काम करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक क्विक राउंड अप हो पूरे सिलेबस का और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्योंकि वो 4 महीने में जो पढ़ा था करते करते दिल में ही आ रही होती कि पता नहीं वो कुछ याद है नहीं याद है, पर सब कुछ याद है, सब करते जा रहे हैं, चीज़ें हमें रिवाइज होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेशन के अंदर हम सवाल ही करेंगे, ठीक है, और सवाल में ही इंशाल्लाह हमारी चीज़ें रिवाइज होंगी। अब देखें सवाल किस चीज़ का है। अब जी ये सवाल कर लें, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, जो भी हो बात, मुझे समझ नहीं आई वैसे। प्रिपेयर करें GL की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बस OCI भी नहीं है, सुभान अल्लाह, सिर्फ PNL का सवाल है। ठीक है, सवाल है सफ़े का, देखते हैं। किताबों के अंदर आपके एक पोर्शन एडेड है जिसमें रीसेंट अटेम्प्ट लिखा हो, उसमें सवालात मौजूद है, ठीक है ना। पेज 375 पे भाई कह रहे हैं सवाल मौजूद है। अच्छा जी, फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ GL, अजीब अजीब नाम, SL TL, 3 कंपनीज हैं, सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं। अब हमारी पुरानी आदत, लेकिन ये पुरानी आदत मेरी होनी चाहिए, आपकी नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे पैट निकाला करते थे, ऐसे ही है ना, तो ये पैट आपका वर्किंग में होना चाहिए। तो वर्किंग नंबर कोई भी कर लें, 1.1 कर लें, ठीक है, क्योंकि 1 तो हमारी बुकड है ना, तो 1.1 कर लें, पैट निकालते थे। या हमें पैट चाहिए होता है S का, A का, 5 के लिए, 5.1 के लिए, तो बहरहाल ठीक है 1.1 ही रख लें, वर्किंग 1.1। या चलें आपकी बुकड वर्किंग के बाद वर्किंग 8 तो आपकी अपनी वर्किंग होती है ना, वो कर लें। मकसद कहने का ये कि मैं आपको अक्सर सवालों पे PNL के अंदर यही फेस के ऊपर पैड निकाल के देता था, आपने पर्चे के फेस के ऊपर नहीं निकाला ना, ये वर्किंग करनी है आपने, ठीक है। चले, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, अभी जिनकी ज़रूरत है वो कर लेते हैं। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एड अदर इनकम, लेस फाइनेंस कॉस्ट। पैड कितना आ गया SL का जी, कोई एक फैसला कर लो, ओनली 40, ओके, और TL का 101, ठीक है जी, और GL का मुझे फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ा तो कर लेंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन SL एट कॉस्ट। अब ये उसने ना सवाल में हमें दे दी हैं, अगर दे दी हैं तो करेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है, सही है ना, लेकिन बैलेंस शीट में तो शो करनी ही नहीं है, PNL के अंदर लेके जानी है, तो ओरिजिनल एंट्री से भी परफॉर्म कर सकते हैं आप, बहरहाल हम करेक्ट ही करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन TL अगर गलती होती है तो, और इन्वेस्टमेंट इन SL, ये दोनों आपकी एट कॉस्ट नज़र आ रही हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट में। पेरेंट मैंने कह दिया, पढ़ तो लें। ऑन यकम जनवरी 25 GL एक्वायर्ड 7 मिलियन शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 70% इन SL, तो इसलिए ये सब्सिडरी है, इसको मैंने पेरेंट कह दिया। GL क्या है जी, पेरेंट, और SL क्या है जी, सब्सिडरी, S से लग भी रहा है SL, ठीक है, ओके। और ख़रीदा कब है जी, यकम जनवरी 2025 को, साल के पहले दिन, चलो ये शुक्र है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड प्रोफेशनल फीस ऑफ 28 मिलियन, हाँ जी, इसको निकाल देंगे, इंक्लूडेड है तो निकाल देंगे, ठीक है, और इसको निकाल के कहाँ ले जाएंगे, एक्सपेंसेस में। अच्छा, अब ये है तो CRE टाइप एडजस्टमेंट, लेकिन हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, इसलिए PNL में लेके जाना है, तो कहाँ डाल दें, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें। अच्छा, एडमिन सेलिंग वैसे ही इकट्ठे हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल देंगे, और फिर वर्किंग 5 को भी हिट कर देंगे। हाँ, CRE टाइप एडजस्टमेंट वर्किंग 5 को हिट, ये आप ही बता रहे हैं मुझे। अच्छा, अब ये वो टॉपिक है जो सबसे अच्छा तैयार था आपका, तो क्यों परेशान होते हैं, पर्चा ये पर्चा ही है, ठीक है, और पर्चे वाले सवाल ही आपने किए हैं। स्टिल में आप लोगों को जो पास पेपर्स थे डिस्कस होने से रहे हुए, उनको आपने चूँकि किया हुआ है, तो उनके ऊपर फिर एक मौका दूंगा इस सवाल के बाद। अभी जो हम ज़ोहर की ब्रेक करेंगे उसमें आप फिर भी देख लें, उनमें से किसी सवाल में कोई एडजस्टमेंट आपको परेशान करने वाली है तो पूछ सकते हैं, ओके।
होगा नहीं इंशाल्लाह मसला। बाकी हर सवाल में इक्का दुक्का एडजस्टमेंट्स होती भी हैं जो तंग करने वाली हैं, वो आपके पर्चे में भी आ जाएगी, इसमें भी हो सकता है एक आधी हो, बट वो मैटर नहीं करता कि 17 नंबर में से आपने 12, 13, 14 नंबर ले लिए तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये तो कम अज़ कम आपने ले लेने इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद फॉलोइंग कंसीडरेशंस रिलेटिंग टू एक्विजिशन हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन जीएल्स बुक्स। अब ये कंसीडरेशन इसी एसएल की ही बात चल रही है, वैसे भी जो टीएल है ना, टीएल उसकी कहानी जाके ये आई है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कैरी हो रही है कॉस्ट पे तो वो नज़र भी आ रही है, फिर डिविडेंड वगैरह रिसीव किया, तो ये सारी कहानी उसने और यहाँ बताएगा वैसे ही बार बार एसएल के लिए, ठीक है। तो जीएल की किताबों के अंदर अभी तक ये नॉट येट बीन रिकॉर्डेड, क्या नहीं रिकॉर्ड हुआ जी, फर्दर कैश पेमेंट ऑफ 100 मिलियन एंड 200 मिलियन 2 साल बाद और 4 साल बाद पे करना था, वो रिकॉर्डेड नहीं है। इसका मतलब ये 530 सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, कॉस्ट, ठीक है, और जो फर्दर कैश पेमेंट करनी थी वो डेफर्ड कंसीडरेशन जिसको कहते थे, जिसको प्रेजेंट वैल्यू पर ला करके रिकॉर्ड करते थे, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, और फिर उसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट बुक करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ओके। आखिरी पॉइंट के अंदर उसने डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है कि अगर कहीं यूज़ करना पड़े तो 12% यूज़ कर लेना, कर लेंगे। यार सवाल वैसे पहले आपको पढ़ना चाहिए था, बाकी सवाल ज़रा आप पढ़ें, जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। पर्चे में तो आपके सवाल आना था, मैं भूल गया, मेरे से गलती हो गई। अब ये कहना कि हमारे सवाल तो ऐसा नहीं आएगा, ये तो गलत बात है ना, सारे सवाल आपने किए हैं ऐसे ही थे, दुआ करो आए सही जैसा भी पर्चा आए हम पास हो जाए, बस ये दुआ किया करो। मॉक एक्सपेक्टेड है 27 को शायद शुरू हो जाए, तो तरतीब तो वही होगी आई कैप वाली, ठीक है। आप लोगों का फिर अगस्त के स्टार्ट में होगा होपफुली, तो दरमियान में इंशाल्लाह कोई मेरे ख्याल में कोई 10-15 दिन बन रहे हैं पेपर के दरमियान, अच्छा टाइम है। फिर इतना ही टाइम या इससे कुछ ज़्यादा, एक तरफ 2-4 दिन कम, एक तरफ 2-4 दिन ज़्यादा होने हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों दफ़ा आपने अच्छे से रिवीजन करनी है, मॉक से पहले एक प्रॉपर पेपर की और फिर मॉक के बाद भी प्रॉपर पेपर की, ठीक है ना, इंशाल्लाह। मुझे बता दो यार जिसका नहीं हुआ चेक, हो जाएंगे चेक, वैसे हो जाने चाहिए। चेक किया था आपने दोबारा, मुझे लिख के दें सियारन, मैं अभी ब्रेक में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। पढ़े सवाल एक ये अजीब सी बात आज देखी हमने, एक ये अजीब सी बात नज़र आ रही है हमें जो ज़रा डिफरेंट थी, बाकी तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल लग रहे है ना। सवाल 2 बार पढ़ना होता है वैसे पर्चे में, एक बार में नहीं समझ आती बातें सही। जी, ये कंसिडरेशंस रिकॉर्डेड नहीं हैं, 100 मिलियन और 200 मिलियन जो 2 और 4 साल बाद देना था। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एस की फिगर 1.1, आज तो 1.1 बुक हो गई, अच्छा नहीं वो 8 है, 1.1 इन्वेस्टमेंट इन एस, एज पर क्वेश्चन पकड़ के उसको सही करना है, ऊपर से वो 28 निकालना है और ये ऐड करना है जो भी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया एक्विजिशन डेट का मामला, फिर सब्सिक्वेंटली
अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट जो बुक करनी है उसकी एंट्री करनी नहीं भूलनी। अच्छा, बात करते चले ना साथ साथ, पेबल तो बैलेंस शीट में जाता है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की फिगर तो वर्किंग 1.1 में आएगी, पेबल बैलेंस शीट में नज़र नहीं आ रहा होगा, बैलेंस शीट में आ नहीं रहा। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट की एंट्री होती है, वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे जी? पीएनएल के अंदर, क्योंकि ये सीआरई एसआरई तो बना ही नहीं रहे होंगे ना, हम तो सिर्फ वर्किंग 1 बनाएंगे, वर्किंग 5 बनाएंगे, 5.1 बनाएंगे। ओसीआई भी नहीं है यार सवाल में, कमाल होगी वैसे। तो इस बार आए तो शायद ओसीआई भी आए, फिर वो तो आपको आता ही है सब कुछ। अब खैर जी, बैलेंस शीट आ जाए तो वैसे ही आप लोगों को, आपकी चाहत ही ये होती है कि बैलेंस शीट आ जाए, है जी। लेकिन वैसे मैं ये सुनना पसंद नहीं करता होता कि बैलेंस शीट आए जी, पीएनएल क्यों ना आए? आप पीएनएल का को काम है आपका, पीएनएल सही है, बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा चलें, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना है पीएनएल में, कहाँ बुक करें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ओके, फाइनेंस कॉस्ट में, और साथ ही वर्किंग 5 को हिट कर देंगे। नहीं, सीआरई टाइप एडजस्टमेंट, वो पेज परचेज कंसीडरेशन वाला, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें पीएनएल के अंदर ना, हमने दो तरीके से बैलेंस शीट में डबल एंट्री है, दिमाग में कर ली ना, मैंने दिमाग में किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। बैलेंस शीट होती तो सीआरई में, लेकिन पीएनएल में जब जाते हैं तो हर ट्रांजैक्शन कैसे देखते हैं, पीएनएल के फेस पे क्या करना है और वर्किंग 5 में क्या करना है, ठीक है। तो पीएनएल के फेस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड होगा और वर्किंग 5 को हिट नहीं करेगा, क्योंकि सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है, सही है। चलो, फिर कहता है जी, ये भी रिकॉर्डेड नहीं है क्या, इश्यूएंस ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स, बड़े हैं 1, छोटे हैं 10, और नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है। यार कमाल है, 7 मिलियन इंटू 10/1, बड़ों को हमेशा, सॉरी 1/10, बड़ों को हमेशा एक शेयर पेरेंट का 10 शेयर सब्सिडरी के बदले में इशू करेंगे, तो 1/10, ठीक है। ये नए शेयर्स हमने इशू करने हैं, कर दिए हैं या करने हैं ये देखता हूँ, लेकिन ये कितने शेयर्स अपने इशू करेंगे, हमने कहा था जी 7 मिलियन इंटू 1/10 करें, क्या आता है आंसर जी? 0.7 मिलियन शेयर्स आपने पेरेंट ने अपने इशू करने हैं, ठीक है। आगे कहता है दीज शेयर्स वर इशूड 3 months आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन। कोई मसला नहीं, हमने तो डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर एंट्री करनी होती है, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट परचेज कंसीडरेशन पेएबल क्रेडिट, और जब वो इशू हो जाते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज कंसीडरेशन डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब पीएनएल में इसका कोई लेना देना होता ही नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर अगर ईयर एंड पर ये ना इशू होते तो नज़र आ रही होती, लेकिन मसला ही कोई नहीं, हमारे साल में इशू भी हो गए और इनका कोई फेयर वैल्यू का डिफरेंस कोई नहीं होता। अब आगे उसने अखीर कर दी, मार्केट प्राइस जीएल शेयर की एक्विजिशन डेट पर कितनी थी? 85, बस हमें यही चाहिए। हाउएवर मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गई है 2%, अभी हम इसका क्या करें जी, हमने इसका कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमने एक्विजिशन डेट पर ही इसको रिकॉर्ड कर लिया होता था परचेज कंसीडरेशन पेएबल में, और फिर उसी पर ही इशू करता था, ठीक है, याद आ रहा है। ये तो भाई सिंपल सा काम है। कहता है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड इशुएंस ऑफ शेयर्स बाय जीएल, मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर ऑफ एसएल वर 80 एंड 110। अब एसएल के शेयर्स हमें एक्विजिशन डेट वाले तो चाहिए होते हैं, इन केस आपको वो कहता सब्सिडरी को, इसको एनसीआई को किस पे मैयर करो, लेकिन वो भी उसने जान छुड़ा दी। एनसीआई को किस पे मैयर करते हैं हम? प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपने ये पूरी लाइन ही फिर इग्नोर करनी है। तो डेटा ज़्यादा दिया हुआ है, परेशान वो होंगे जिन्होंने इनको कमज़ोर रखा होगा टॉपिक्स को। आपका तो मजबूत है टॉपिक, पता है आपको क्या चीज़ लेनी है क्या चीज़ नहीं, एक्स्ट्रा डेटा बहुत देता है क्या। अच्छा, साथ ही एक और पॉइंट भी मैं पढ़ा दूं, इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ है और गुडविल कितनी है जी? गुडविल इम्पेयर हो गई है, एसएल की गुडविल इम्पेयर हो गई है बाय, अब ये इम्पेयरमेंट लॉस सीआरई टाइप एसआरई टाइप, क्योंकि एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर पे रख रहा है तो ये पार्शियल गुडविल है, फुल है नहीं, तो फिर ये सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है, एसआरई टाइप नहीं। इसका असर सिर्फ किसको जाना चाहिए? लेकिन हम तो पीएनएल का सवाल कर रहे हैं, तो इम्पेयरमेंट लॉस को सुनाई नहीं दे रहा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेस कर दें। हाँ तो पूरी बात बोले ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसको क्या करेंगे? ऐड, और वर्किंग 5 को हिट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? फुल गुडविल होती तो फिर करते, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट तो नीचे से सारी उड़ गई, ये भी उड़ा लो, चलो ये लो। इनकम एक्सपेंसेस इवनली हैं अनलेस बता दे, तो अभी तक तो कोई नहीं बताया उसने, तो ये 4 एडजस्टमेंट तो उड़ भी गई नीचे से, ठीक है। आ जाओ वापस, ओके जी। नाउ
0.1 भी गया, 0.2 भी गया। ये तो सवाल इतना सिंपल है कि मुझे तो पास पेपर में ऐसा सिंपल सवाल ही कोई नजर आ रहा। अब आप ये कहोगे हाँ हमारे सवाल ऐसे नहीं आएंगे, जैसा भी आएगा आप कर लोगे इंशाल्लाह, कोई परेशानी नहीं लेनी, ठीक है इंशाल्लाह। एट द एक्विजिशन डेट, अब देखो ना थोड़े बहुत मसले तो इसमें भी थे, देखो नई चीज़ें थी, थोड़ी बहुत नई चीज़ें तो होती हैं। एट एक्विजिशन डेट एसएल्स नेट एसेट्स एंड हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 800 मिलियन विच वाज इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। व्हीकल्स की फेयर वैल्यू 220 थी जबकि एसएल की किताबों में वो 180 में पड़े हैं। अब हम वो वर्किंग नहीं करते होते, डायरेक्ट ही करते होते हैं, ऐसे ही है ना। इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट लिखें, कितना आता है 40। तो एंट्री होगी दिमाग में आपके, एंट्री होगी पीपीई डेबिट और वर्किंग वन में सरप्लस क्रेडिट, ठीक हो गया। लेकिन अब ये एसेट बढ़ा है तो डेप्शन भी बढ़नी है, डेप्शन भी बढ़नी है तो डेप्शन की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बोलने पहले डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट। अब ये चूंकि एस के एसिड्स हैं तो एसआरई टाइप एडजस्टमेंट, लेकिन हम तो बैलेंस शीट बना नहीं रहे, तो पीएनएल में अब इस डेप्रिसिएशन को, चूंकि ये व्हीकल्स हैं, अब क्लियर नहीं है व्हीकल कौन से हैं, तो बस ठीक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दो, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ये डेप्शन ऐड करोगे, लेकिन कब से कब तक की, डेट ऑफ एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट तक की, फॉर द ईयर, ये ज़रा ध्यान रखना है। बैलेंस शीट में एज ऑन, लेकिन असल सुकून क्या था, मज़ा आता ये कहता है 1 साल पहले एक्वायर किया, तो बैलेंस शीट के लिए 2 साल की डेप्रिसिएशन होती और पीएनएल के लिए 1 साल की। उससे ज़्यादा मज़ा आता ड्यूरिंग द ईयर किया है तो फिर कुछ महीने की आती, ठीक है ना। ये सारी बातें रिवाइज कर रहे हैं हम एडजस्टमेंट्स को, ठीक है। अच्छा, एसेट की यूजफुल लाइफ रिमेनिंग कितनी है जी, 4 साल, ठीक है जी। तो अब हमने इसको रिवैल्यूएशन 40 से डेबिट कर दिया, एसेट को सरप्लस क्रेडिट कर दिया, और फिर 1 साल की डेप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड किया और वर्किंग 5 को भी हिट कर लिया। अब ये साल गुजर गया, उसके बाद क्या हुआ, ये व्हीकल थर्ड पार्टी को साल के आखिरी दिन बिक गया। तो कोई बात नहीं भाई, क्या सब्सिडरी अपना कोई एसेट बेच नहीं सकती, कॉमन सेंस यूज करनी थी ना। बेच दिया उसने तो ठीक है, बेच दिया तो ठीक है, बस मसला क्या है, 158 रुपये का बेचा है, नो एडजस्टमेंट फॉर डिस्पोजल हैज येट बीन मेड इन एसएल्स बुक। तो ये सेपरेट बुक्स की गलती है, ये सेपरेट बुक्स का एरर है कि कोई एडजस्टमेंट अभी तक डिस्पोजल की नहीं हुई। वजह क्या है जी, वो कहता है जी 2026 पैसे आने तो उन्होंने एंट्री नहीं की। एंट्री करनी थी, ऐसे सेपरेट बुक्स में एंट्री करनी थी, एसेट क्रेडिट, एक्यूमुलेशन डेबिट, कैश नहीं तो रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि एसेट तो सोल्ड है, सोल्ड लिखा हुआ है, सोल्ड टू थर्ड पार्टी, ठीक है। तो बिक चुका है तो फिर रिसीवेबल डेबिट और गेन लॉस पीएल में रिकॉर्ड करना था। अब ये ऐसे नहीं किया हुआ था तो आप कर लें। अब बैलेंस शीट तो बन नहीं रही, वरना बैलेंस शीट में से माइनस होता भी नजर आता, क्योंकि एस पी प्लस एस में जब आपने करना था, एस के एसेट्स में ये भी पड़ा है, उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर आप रिकॉर्ड कर लें, मसला क्या है। लेकिन आपके लिए रेलेवेंट तो ना एसेट का क्रेडिट होना है, ना प्रोडक्शन का डेबिट होना है, ना रिसीवेबल का डेबिट होना है, बल्कि आपके लिए रेलेवेंट सिर्फ क्या है, गेन है या लॉस है। तो वो रिकॉर्डेड नहीं है तो वो रिकॉर्ड करेंगे। अब मसलन गेन है तो अदर इनकम में, लॉस है तो अदर एक्सपेंस में, अदर एक्सपेंस नहीं है तो ये क्या चीज़ है, व्हीकल है, ऑपरेटिंग में कर दो, फिर मजबूरी अब क्या नया सिरा खोलना। मसलन गेन है तो अदर इनकम में ऐड करोगे और लॉस है तो अदर, लेकिन वर्किंग 5 को तो हिट नहीं ना करोगे, करेंगे, क्योंकि एस ने ही तो ये प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया या लॉस, तो उसकी प्रॉफिट की गलती है तो सही करेंगे। तो ये नई चीज थी, ठीक है। 10 मिनट में सवाल हो जाना, अब बच्चा कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। बिल्डिंग की फेयर वैल्यू एक्सीड कर रही है उसकी कैरिंग वैल्यू से, एक्सीड तो ये उसने क्या दे दिया हमें उसने गेन ही दे दिया। फेयर वैल्यू एक्सीड कर रही है तो ये क्या है, सरप्लस गेन, ठीक है। अच्छा, इसकी एंट्री पीपीई डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। फिर इसको डेबिट करना है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग एट एक्विजिशन डेट वाज 16 साल। तो हम ये आम तौर पे इसी को यूज करते होते थे, ऐसे ही है ना। लेकिन दिस वाज सब्सिक्वेंटली रिवाइज्ड टू, अब क्या करें, 12 या 16, 12 या 16, 16 नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन आप कॉमन सेंस यूज करके जवाब दे रहे हैं, कुछ डरे बैठे हैं, कुछ ने डर से जवाब नहीं दिया। अब वो सोच रहे होंगे हम भी दे ही देते ये जवाब, तो पर्चे में ना डरना, जो सोच आपकी आई सही आई है, कोई बात नहीं है, खैर अगर कोई गलत भी कर रहा है इस बात को तो वैसे सही बात, एस्टिमेट चेंज हो गया ना। अच्छा, हम असल कर क्या रहे होते हैं, हम ये कह रहे हैं कि सब्सिडरी किताबों में बुक वैल्यू पे वैसे डेप्सिट हुआ है और हमने फेयर वैल्यू पर कर लिया तो हमने उसको डेप्सिट करना है। तो सब्सिडरी ने कितना डेप्सिट किया होगा, 12 या 16 के हिसाब से,
एस्टिमेट चेंज होगा तो उसने 12 से किया होगा, तो आपको भी फिर उसके फ़र्क को 12 के हिसाब से ही करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नई चीज़ क्या थी, 16 को नहीं लेना, 12 को लेना, क्योंकि चेंज इन एस्टीमेट अगर आपको साल के एंड में पता लग जाए तो आप उसको साल के पहले दिन से ही अप्लाई करते हैं। ये लाइफ वगैरह का जो एस्टीमेट होता है, एसेट लाइफ वगैरह का। बाकी कुछ एस्टीमेट होते हैं जो हर मौके पे लग रहे होते हैं, वो अपनी, जैसे आपने IAS 41 पढ़ा था, जब आप बकरा खरीदने गए तो कॉस्ट टू सेल 5% थी, जब आप ईयर एंड पे आए कॉस्ट टू सेल 4% थी। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल लिखा हुआ है सवाल में, तो क्या करोगे, इनिशियल वाले को ही बदलोगे? नहीं, वो हर मौके पे एस्टिमेट्स लग रहे होते हैं, उनको नहीं करना। लेकिन ये लाइफ वाला, रेट वाला, डेप्रेशन, क्योंकि साल के अंदर डेप्रेशन किसी एक वक्त, साल के एंड पे एक ही बार ही होती है, तो उस वक्त फिर अगर कोई नया एस्टिमेट पता लग गया है तो उसकी आपने नए वाले की डेप्रेशन लेनी होती है। बात पता नहीं कहाँ पे IAS 41 में चली गई, वो कल परसों बच्चों को बता रहा था ना, FAR वालों को, ऐसी देन में आ गई। तो बता रहा हूँ कि कुछ एस्टिमेट्स ऐसे होते हैं जो वक्त बार बार लग रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं साल के एंड पे लगने होते हैं, तो वो साल के एंड वाले का सही पता लग गया तो वो यूज़ करें। तो हमने सवाल के अंदर बस यूज़ क्या करना है, बात। सुभान अल्लाह, ये सवाल है। अब ये दो नई चीज़ें थी, तो पहली चीज़ भी आप लोगों ने पता नहीं बताई है, नहीं मैं जल्दी कर गया शायद, तो वरना आप यही बताते, लेकिन दूसरी चीज़ आपने खुद ही बताई है, ठीक है। फिर 30% ऑफ द सेल्स, SL सेल्स वर मेड टू, अब ये उसने यहाँ से टोटल का ही बताया हुआ है कि 750 मिलियन की जो सेल है उसका 30% S की सेल का किसको है, ये S2P है, S2P है। दीज गुड्स वर सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 14% ऑन कॉस्ट। चलो जी, ये भी गिवन है, ये इससे आसान सवाल मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं वैसे, एट ईयर एंड, लेकिन हो सकता है आप लोग इससे भी आसान देख लें अपने पर्चे में। अच्छा, मुश्किल होगा तो क्या होगा, उल्टा ज़्यादा नंबर आ जाएंगे आपके ना लोगों से, इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह करे सबके अच्छे नंबर आए, सब पास हो जाए। मैंने तो FAR क्लास में कहा है सारे पास हो जाओ, ऊँट ज़िबा करेंगे। सरदनान ने कहा टैक्स में, मैंने FAR, तो सारे पास हो जाओ। आप लोगों के लिए बकरा ज़िबा करेंगे, ठीक, सारे पास हो जाओ, कोई फेल ना हो। बस मैं ऑनलाइन वाले भी सब पास हो जाए, कोई फेल ना हो। ओए होए, ठीक है ना, खुशी होती है यार साथ को। तो आपका अब्बा और रूहानी अब्बा हमेशा खुशी होंगे आपकी कामयाबी से, तो हो जाए पास, कर देंगे ज़बा, जानवर गिरा देंगे, कोई मसला नहीं। अब आप कहोगे हमारी बारी पे बकरा क्यों, उनकी बारी पे ऊँट क्यों, क्योंकि आप पहले ही बकरा ज़िबा करा चुके होंगे, तो 2 बकरे इज इक्वल टू, खैर ऊँट के बराबर जी। 60% ऑफ द परचेज मेड बाय GL इज स्टिल इन GL's इन्वेंट्री। परचेजेस का 60 यानी कि क्या है, अनसोल्ड निकल आएगा जी। फिर कहता है, अच्छा अब इसमें क्या करोगे, सोल्ड, अनसोल्ड, अनसोल्ड का प्रॉफिट, S2P है, S2P है, तो सेल की फिगर, समोसा ऐप की तरह से समोसा एडजस्टमेंट याद आ रही है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में से सेल माइनस करोगे और प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करोगे, अनरियलाइज प्रॉफिट को। एस को हिट नहीं करना, मेरी शक्ल देख के आपको अंदाजा वो करना है ना। S2P है, S ने बेचा, S ने प्रॉफिट कमाया, तो S के प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेंगे। ये सवाल है यार, हद हो गई। और अगला क्या है, GL ने लोन दिया है 300 मिलियन का SL को, लेकिन दिया 1 जुलाई 25 को है, तो फिर पैसे आए या नहीं आए मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, बैलेंस शीट नहीं बना रहा, इसलिए उसने बताया भी नहीं है। P&L का सवाल करते हुए मसला क्या है, ये 6 महीने का इंटरेस्ट एक ने अपनी इनकम में, दूसरे ने, जिसने भी, दोनों में से एक ने इनकम, क्योंकि P2S है, P2A नहीं है, A2P नहीं है, P2S है, तो आपस का मामला आ गया। एक ने इंटरेस्ट इनकम बुक की है अदर इनकम में, दूसरे ने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया होगा अदर फाइनेंस कॉस्ट में, तो उसको दोनों जगह से माइनस करेंगे और वर्किंग 5 को हिट नहीं करेंगे। 3 चीज़ें ऐसी थी, आपस की सेल परचेज वाली फिगर वर्किंग 5 में नहीं जाती थी, मैनेजमेंट फी इनकम एक्सपेंस नहीं जाती थी, इंटरेस्ट फी, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी नहीं जाता था आपस का। फेस पे सही करते थे लेकिन वर्किंग 5 को हिट नहीं करते थे। ओके, अच्छा उसके बाद जी ये एडजस्टमेंट क्या है जी, ये एडजस्टमेंट है, ऑन जैकब अगस्त GL एक्वायर्ड 30% शेयर होल्डिंग इन TL फॉर 55 मिलियन, 55, तो जी ये तो पूरा ही नज़र आ रहा है, तो इसीलिए वो बाकी सारी बात SL के लिए मैं कर रहा था। तो 55 की कॉस्ट पे उसने रिकॉर्ड भी किया हुआ है, और वो कह रहे दिस इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट कॉस्ट इन GL's बुक्स, बताया हुआ है भाई तुमने ऊपर। ड्यूरिंग द ईयर GL रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 4 मिलियन फ्रॉम TL, जो कि उसने अपनी अदर इनकम में रिकॉर्ड किया हुआ है, कोई मसला नहीं। हम तो क्योंकि ये 30% शेयर होल्डिंग पे है, और हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के बारे में कि अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो आप चाहे कॉस्ट पे रखें, चाहे IFRS 9 में रखें, चाहे आप
इक्विटी मेथड लगाएं, कोई मसला नहीं है, बट कंसोलिडेशन के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है और वो है इक्विटी मेथड, जिसके अंदर बैलेंस शीट है तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग 7 बनाते थे, कॉस्ट में ऐड करते थे पोस्ट आ रही, और अगर पोस्ट पैट किया तो डिविडेंड माइनस करना पड़ता था, एडजस्टमेंट्स करके क्लोजिंग बैलेंस शीट के फेस पे लिखते थे, और पीएनएल के अंदर ए प्रॉफिट का आपका शेयर वर्किंग 5.1 से निकाल कर लाते थे और फेस पे शो करते थे। अभी ईपीएस के अंदर बता भी रहा था शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ठीक है। तो फिर आपको तो वर्किंग 5.1 बनानी है और आपको तो इस प्रॉफिट को पकड़ना है और इस प्रॉफिट का 30% भी लेना है और उस पर टाइम फ्रैक्शन भी लगेगा। यकम अगस्त पे खरीदा है ना, तो 5 महीने पहले प्रॉफिट को 5/12 कर लो, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा हुआ था ना सब कुछ इवनली, इनकम्स एक्सपेंसेस इवनली हैं, अनलेस बताया, तो कोई नहीं बताया कहीं पे, तो फिर सारे इवनली, तो प्रॉफिट भी इवनली हैं, ठीक है। तो उस पर बटा लगा के 5/12 उसको 30% करें और उसके बाद डिविडेंड को, क्योंकि आपने पूरा प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो अदर इनकम में से डिविडेंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये सवाल है जी आपका, दिल तो करता है करवाऊँ ही ना इसको, ठीक है, लेकिन क्विकली कर लें, रिसेंट टाइम का सवाल है, रिवीजन यही तो चल रही है, बाकी तो वैसे ही कर लिए हुए हैं आप। तो क्वेश्चन है स्प्रिंग 2026 का, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, 8 जी, जीएल ग्रुप, जीएल ग्रुप। भाई तुम खोए खोए से लग रहे हो, क्या मसला है, पढ़ नहीं रहे थे, लेक्चर्स मिसिंग है, क्या परेशानी है आज, मुझे तुम फिट नहीं लग रहे कुछ। हाँ हाँ, हैं, नींद नहीं पूरी, वो तो मेरी भी नहीं पूरी, चक्कर भी आ रहे हैं। अभी आपको ब्रेक दूंगा तो 15-20 मिनट पावर नैप लेना, 15-20 मिनट नमाज पढ़ना, थोड़ी लंबी ब्रेक कर लेंगे ना, ठीक है, और 15-20 मिनट यानी टोटल मिला के कोई मेरे ख्याल में कोई 1:30 बजे ब्रेक कर लेंगे ना, पौने घंटे की ब्रेक कर लेंगे, 2:15 शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रेस्ट, खाना, नमाज, सब कुछ, ताकि फिर फ्रेश होके फिर आगे चलते रहे ना, रात तक, शाम तक, जब तक चलेगा काम जी। जीएल ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूरा लिखना है पर्चे में प्लीज, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025, ठीक है जी। ऐसा कोई एब्रीविएशन फेस पे यूज नहीं करना, वर्किंग में बेशक एडजस्टमेंट अकाउंट को एडज लिखो, कुछ भी ना लिखो, कोई नहीं रोकेगा, बेशक सीआरई लिखो, एनसीआई लिखो, एसआरई लिखो, वर्किंग की खैर है, चलेगा, ठीक है ना, फेस पे बिल्कुल नहीं लिखना ऐसा कुछ, ठीक है जी। अब सिर्फ पीएनएल बनाना है जी, ओसीआई तो है नहीं, तो स्टेप 1 क्या होता था पीएनएल के सवालों का, स्टेप 1 P+S ऑन फेस, तो सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, अदर इनकम है, फाइनेंस कॉस्ट है। सेल बताएं जी, P+S बताते जाएं, सेल जरा ऊंचा बोलेंगे, बच्चे पहले थोड़े से बच्चे हैं आज जी, 1400 प्लस 750, फिर क्या है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स जी 855 प्लस 550, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी 350 प्लस 150, फिर अदर इनकम 82 प्लस 54, फिर जी फाइनेंस कॉस्ट 64, फिर पीबीटी लिख दूं, एक लाइन छोड़ दें, अच्छा फिर टैक्स है ही कोई नहीं, तो पीबीटी भी यही, पैड भी यही, तो फिर एक लाइन छोड़कर मैं लिख देता हूं प्रॉफिट, ठीक है जी। और उसके बाद अगला काम, यहाँ पे लाइन क्यों छोड़ी है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, शेयर ऑफ, लिख ही लेते हैं, अब तो पता लग ही गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, और इसके लिए हमारी वर्किंग 5.1 मशहूर है पूरी दुनिया में, है जी, वर्किंग 5.1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे प्रॉफिट्स, पता नहीं इतनी तो नहीं एडजस्टमेंट में हो जाएगा बस, ठीक है जी, प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट जो है इसको आपने क्या करना है जी,
एट्रीब्यूट, तो वो भी वर्किंग यहीं पे हो जाएगी। तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, ये वो वाला प्रॉफिट निकालना है पेरेंट ओनर वाला जो ईपीएस में यूज करते हैं। तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, कर लो बात, मैं इधर मुंह करता तो तुम बातें किया करो, ठीक है ना। पता नहीं क्या एंजॉयमेंट करने आए हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही, जरा मिलो मुझे इस पार्ट के बाद, ठीक है ना जी। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स, और ये बैलेंसिंग निकालते थे ना हम, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पूरा लिखना है पर्चे में, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये वर्किंग 5 से आता था। यही प्रॉफिट बैलेंस शीट की शक्ल का पीएनएल बनता था हमारा यहाँ पे। लें जी, तो रुपीज़ इन मिलियन है सवाल का, मेन डेटा जिसमें हो बस उसी में सवाल कर लिया करें, ठीक है। तो रुपीज़ इन मिलियन आ गया। पता नहीं आपको लग रहा होगा कौन सा पेपर हो रहा है, असल में ना जब कोई टॉपिक चल रहा होता है तो उसमें ना उसके हर अटेम्प्ट के सवाल होते हैं, मुश्किल भी आसान भी, ठीक है ना। और जब टॉपिक एंड होता है तो आपके लिए तकरीबन सारे आसान हो चुके होते हैं। लेकिन पेपर सारा ऐसा नहीं होता कि सारे सवाल मुश्किल हों, पर्चे के अंदर 1 से 2 सवाल टफ होते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो हर अटेम्प्ट के अंदर टॉपिक बदल रहा होता है, तो जब हम किसी टॉपिक कर रहे तो सारे सवाल इकट्ठे पड़े होते हैं ना, तो मुश्किल भी इकट्ठे वहीं पे नज़र आ रहे होते हैं, आपको लगता है कि शायद ये, तो कंसोलिडेशन में आपने किए थे सवाल 70-80% से भी ज़्यादा सवाल आप खुद ही सही कर लेते थे। मैं मतलब 90% कह सकता हूँ। इक्का दुक्का एडजस्टमेंट कभी नॉर्मली एक ही होती थी हर सवाल में, जो थोड़ा सा परेशान करती थी, देखने पर वो भी समझ आ जाती थी या समझाने में समझ आ जाती थी, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि ये ऐसा टॉपिक है कि ये आपको अच्छे नंबर दे के जाएगा इंशाल्लाह, और IAS 12 के बारे में यही कहा था। अब देखो 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको 80-90% मार्क्स दे रहे हो तो बड़ा सेफ आपको कर देते हैं। अब कभी उनमें को गड़बड़ हो जाए, सवाल डिफरेंट तरीके से आ जाए, तो फिर दूसरी तरफ सवाल इतना, पर्चा इतना होता है आसान कि वो आपको वहाँ से निकाल लेगा। ओके जी, वर्किंग 1 करेंगे, ज़रूरी है। पीएनएल का सवाल हो चाहे बैलेंस शीट का सवाल हो, वर्किंग 1 तो लाजमी है, क्योंकि इसमें से गुडविल आ सकती है जिसकी इम्पेयरमेंट हो, वैसे सवाल में वही नज़र आ रही है। नेगेटिव गुडविल आ सकती है जो कि अदर इनकम में जाती है। 2 चीज़ें जो हम भूलते हैं, एक अदर इनकम में नेगेटिव गुडविल को ऐड करना, दूसरा अदर इनकम में से एस या ए के प्रॉफिट को माइनस करना, ये ना भूलना। अच्छा जी, तो वर्किंग नंबर 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें हम यहाँ पर स्टार्ट लेते होते थे इन्वेस्टमेंट इन एस, जो हम वर्किंग 1.1 में निकालेंगे आज, काफ़ी मसला है उधर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आया करता था शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह वगैरह। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स भी कौन सी वाली आती थी, फ्री वाली, ठीक है। लेकिन आज ना पूरा सवाल हमने छान मारा है, हमें कहीं पे ये नज़र नहीं आए, वैसे मैं बता दूं, सवाल तो सारा ख़त्म हो गया ना जी। अब देखो, आपने कोई स्टोन अनटर्न्ड अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ा ही नहीं हुआ, आपने कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा हुआ। ज़रा चेक कर लो अब दोबारा सवाल को, जहाँ पे भगा के आपने पढ़ लिया था, ज़रा उसको पढ़ो, पढ़ा था। एट एक्विजिशन डेट एसएल्स नेट एसेट्स हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 800, ये गिवन था। नेट एसेट्स याद है ना, इनको नेट एसेट्स कहते होते थे। तो ये क्या है, नेट एसेट्स या इक्विटी, नेट एसेट्स या इक्विटी, और ये इनकी क्या है जी, बुक वैल्यू क्या है इनकी। तो ये 800 सवाल में गिवन था, वो ऊपर वालों की मुझे ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। अब इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी, तो ऐसे 1-2 सवाल हमने देखे थे। तो ये स्टोन भी आपने टर्न किया हुआ था, जिसके नीचे से भी कीड़ा ही निकला था, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, तो वर्किंग 1 पे पहुंचे तो ये याद आया। अब यहाँ पे कुछ सरप्लस वगैरह देखेंगे जो ऐड होने हैं, 2 सरप्लस ऐड होने हैं और कुछ भी नहीं है, और फिर गुडविल आनी है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग 1.1, हर सवाल में आपको ये नज़र आता था, ये मसला ऐसे ही है ना, इन्वेस्टमेंट इन एस। तो आज एज पर क्वेश्चन गिवन है, उसको ही सही करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस माइनस इसमें कुछ ना कुछ हो जाता है।
तो ये तो होगी वर्किंग वन गुडविल के लिए, बैलेंस शीट हो चाहे पीएनएल हो, इसमें तो बनना ही होता है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग 2, 3, 4, 7 ये बैलेंस शीट की वर्किंग्स थी, बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, ये स्किप हो गई। 5 और 5.1 6 होती थी मिसिंग फिगर्स के लिए, आरई के कॉलम, वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग का कॉलम, और कुछ भी नहीं भूला, आपको सब याद है, ठीक है। रिवीजन अच्छे से कर लेना बस, अल्लाह खैर करे। तो आपने वर्किंग 5 और 5.1 ओपन करनी, आज तो ओसीआई भी नहीं है, वरना 5.2 5.3 भी कर लेते। तो स्टेप 1 P+S ऑन फेस करते थे, स्टेप 2 वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3 ओपन करते थे। तो आज 5 और 5.1 ओपन होंगे, ठीक है, सही है। वर्किंग 5, वर्किंग 5.1, 5 का नाम क्या है जी, और कितनी कोई एडजस्टमेंट थी, थोड़ी सी जगह छोड़ ही देते हैं, जगह ही खुली खुली आज माशाल्लाह। वर्किंग 5.1, अच्छा पर्चे के अंदर आप अब एंड पे आके इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ना अब आपके लिए तैयार, यानी अब आके आप इसको वर्किंग 5 की बजाय आज वर्किंग 2 कर दें, आज कर सकते हैं आप पर्चे में बैठे हुए, वर्किंग 3 कर दें, कोई मसला नहीं अब होगा आपको, ठीक है ना। और ये भी लिख दें तो खैर है, भैया ना बेचारा ढूंढता रहे यार वर्किंग नंबर 2 किधर गई, 3 किधर गई। तो इसलिए आज मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अब पर्चे के अंदर आप अगर बैलेंस शीट ना हो, सिर्फ पीएनएल हो, तो फिर तरतीब में तो चलनी नहीं है वर्किंग्स, तो फिर तरतीब में, क्योंकि अब आपको एस प्रॉफिट, एसआरई, सीआरई ये याद है, तो वो जहाँ पे भी लेजर में पड़े होंगे आप वहाँ से एंट्री कर लोगे इंशाल्लाह, ठीक है, सही है। तो एस प्रॉफिट्स और ए प्रॉफिट, पता नहीं क्या आता है, प्रॉफिट आता है, लॉस आता है एडजस्टमेंट के बाद, ऐसे छोटे छोटे मसले उसने कोशिश की थी डालने की, तो अब जगह खुली है, लेकिन वर्किंग एडजस्टमेंट भी यहीं पे करेंगे, ठीक है, हो जाए जी, ए प्रॉफिट। अच्छा जी, अब स्टेप 1 हो गया जी, P+S फेस पे, और वर्किंग 5 और 5.1 ओपन हुई, तो 5 के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए थे, तो मैंने वर्किंग 8 ओपन की हुई है, ठीक है ना, आपकी जो वर्किंग परचेज बन जाए कोई मसला नहीं, ठीक है। अब 40 एस प्रॉफिट, ये साल के पहले दिन से आया हुआ है, इसलिए इस पर कोई बटा नहीं लगना, ठीक है। लेकिन ए प्रॉफिट जो है वो एक तो वैसे परसेंटेज लगनी है, दूसरा ये पूरा साल हमारे एसोसिएट नहीं रही थी, 101 है। अब अपनी वर्किंग का रेफरेंस ज़रूर देना, वर्किंग 8, ठीक है ना, ये वर्किंग 8। अब इस पे पहले आपने क्या कहा था जी, 5 बटा, और फिर जी हाँ, तो 30% आपकी लाल वाली परसेंटेज, जो कि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं पे आई है, तो सीधा सीधा ये बस, इसकी वर्किंग ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं थी शायद, कोई एडजस्टमेंट नहीं एसोसिएट, कैसा सवाल बना दिया, भूल गया लगता है ना, कहीं और से उठा लिया होगा, ACCA ICW से, है ना, AC बंद कर लें। अच्छा जी, बोले जी, 12.3 भी आ गए, 12.6 ना कर लें जी, मेहरबानी अगर आप लोग करें तो, एक डेसिमल 12.6। वैसे पर्चे के लिए मैंने कहा हुआ मिलियन में हो तो 2 दफ़ा दो डिजिट ले लिया करो, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं काम, ये स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 सवाल की एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट्स हैं 530 और उनमें मसाइल हैं, तो 530 मेरा दिल कोई नहीं है एंट्रीज, हमने आखिरी दिनों में एंट्रीज छोड़ दी थी, याद है ना, ठीक है, बस ज़बानी एंट्रीज आखिरी दिनों में हमने छोड़ दी थी, ठीक है, ज़बानी बोल दूंगा। इसमें से लेस कर दो प्रोफेशनल फीस, ठीक है जी, कितनी, अच्छा अब इसकी एंट्री दिमाग में, एक्सपेंस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट CRE में SRE में, अब बोलो ना, पहले तो वो तरतीब वही रखो ना, ताकि बैलेंस शीट का सवाल भी साथ से रिवाइज हो रहा है, ठीक है जी, CRE SRE, CRE, तो CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, लेकिन हम तो बैलेंस शीट बना नहीं रहे, अब PNL के सवाल में तो आपको ये एक्सपेंस कहीं बुक करना है, तो एक्सपेंस कहाँ पे बुक करें, तो यहाँ पे आपने आके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसको क्या किया जी, ऐड, कितना 28, ठीक है जी, सही हो गया।
फिर एस प्रॉफिट को हिट करना है या नहीं करना जी? एस प्रॉफिट को हिट नहीं करना क्योंकि ये CRE टाइप एडजस्टमेंट। ठीक हो गया जी, आगे चले। पॉइंट 1 इज ओवर। हाँ, इसमें 7 बिलियन 70% भी नजर आ रहा है हमें। फिर ये कंसिडरेशंस रिकॉर्डेड नहीं है तो कर लो रिकॉर्ड। 100 को 2 साल पीछे बुलाना है, 200 को 4 साल पीछे बुलाना है, तो ऐड। मैं पेबल लिख रहा हूँ, वैसे तो हम इसका नाम हमें पता है परचेज कंसीडरेशन, ये डेफर्ड कंसीडरेशन पेबल है। ठीक है, इधर देखिए जी, कितना 2 साल बाद पे करना है? 100, और रेट उसने बताया था 12%, इसको 2 साल पीछे बुलाएं, प्लस फिर 4 साल बाद 200 है इंटू 1.12 रेज टू पावर -4 जी। समझ आता है? हाँ, 206.207 कर दूं? मैं तो कहता हूं ज़्यादा गुस्सा ना ही करें हैं जी। तो 207 से इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट एस डेबिट और पेबल बैलेंस शीट में क्रेडिट। अब जिस रेट से आपने इसको डिस्काउंट किया है उसी से ही आपने इसको क्या करना है जी? अनवाइंडिंग करनी है इसकी। ठीक है, मेरा ख्याल में तो देख लें ज़रा सोल्यूशन के छाती मार के, आई कैप वाला या अपने वाला डेसिमल में है तो फिर ताकि टिच टैली हो जाए। तो 2 डेसिमल में, 1 में, चलो अल्लाह दी मर्जी। फिर 12.63 था, चलो ठीक है, कर लो, बाद वापस कर दो। असल में सवाल है ना, मैच करना होगा आपने, फिर एक एक एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी कि हाँ जी ये वर्किंग सही है, तो 2 डेसिमल कर लेते हैं ताकि टिच टैली हो जाए। ये कितना था? 206.82। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेबल क्रेडिट। लेकिन अब अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट है जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता था। ये अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट तो हमने अगर बैलेंस शीट का सवाल करें तो CRE डेबिट एक्सपेंस है ना, CRE डेबिट पेबल क्रेडिट बैलेंस शीट में एंट्री हो गई। लेकिन PNL के अंदर तो डबल एंट्री नहीं सोचते थे, हम एड लेस से चलते थे, सिंगल इम्पैक्ट सोचते थे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ना है, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा तो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। अब यहाँ पे जाके मैंने ये लिखा, अब अगली बात मुझे वर्किंग चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 8 हो चुकी हुई है, बोलो। तो वर्किंग नंबर 9 मैंने यहाँ पे करनी है और ये इंटरेस्ट है डेफर्ड कंसीडरेशन का। ठीक है, तो वर्किंग 9 इंटरेस्ट एक्सपेंस पेबल वाला, तो इसको पकड़ो 206.82 और इस पे लगाओ, आंसर बताओ 24.82 ले। अच्छा, किस्तों में 2 में देना है पर इंटरेस्ट तो ऐसे ही ग्रो करता जाएगा ना, मतलब वो पेबल, तो ये इंटरेस्ट आएगा इस साल के एंड पे, इस तरह से एक और आएगा इंटरेस्ट अगले साल के एंड पे, फिर उसमें से 100 निकल जाएगा, जो बाकी बचेगा फिर उस पर इंटरेस्ट आएगा 1 साल, फिर आएगा 2 साल, फिर उसके बाद 200। पूरा करके देख लेना, घर पे यही निकलना है, लेकिन पूरा करने की क्या ज़रूरत है। अब इंटरेस्ट निकल आया, ये इंटरेस्ट आपने ऐड किया यहाँ पर कितना जी? 24.82 और यहाँ पे आपने लिखा जी, ये मैंने निकाला है वर्किंग नंबर 9। ऊपर वाला 28 तो सवाल में गिवन था ना। ठीक है, अब एस प्रॉफिट को हिट कर दूं? एस प्रॉफिट को हिट नहीं करना। तीसरी चीज क्या है जी? ये सारा सवाल पढ़ लिया, इसलिए फटाफट कर रहे हैं। ठीक है जी, इश्यूएंस ऑफ 1 शेयर ऑफ GL फॉर एवरी 10 शेयर्स इन SL। 7 मिलियन शेयर्स इशू किए थे और 1/10 किया आपने, तो वो आपने निकाला था जो भी, उसका आंसर नहीं निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, और एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट परचेज कंसीडरेशन पेबल क्रेडिट, और फिर वो परचेज पेबल डेबिट होकर शेयर, वो हमारा ताल्लुक ही नहीं है उससे, बैलेंस शीट का सवाल है। ठीक है, और वो भी अगर होता तो हमारे सवाल के अंदर ईयर एंड तक तो ये हो चुका हुआ था। ठीक है ना। एनीवेज, यहाँ पर आपने ऐड करना है शेयर्स ऑफ P। अब ये वर्किंग होने लगी जी। 7 मिलियन, बड़ों को हमेशा ऊपर रखें, 1 फॉर एवरी 10 शेयर। अब जो आंसर है, ठीक है, ये शेयर्स ऑफ P भी लिख दूं, शेयर्स ऑफ GL, चलो P ही लिखो जी।
हाँ जी, क्या था जी, 7 इंटू 1/10, जो भी आंसर है उसको इंटू 85 जी, 59.5। लें जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसीडर पेबल डेबिट, और फिर वो क्रेडिट, वो क्रेडिट जो है डेबिट होके शेयर्स इशू हो गए हैं 3 महीने बाद हमारे साल में, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और इसका कोई गेन लॉस भी पीएनएल में नहीं जाता। बताओ जी, 768.32, 768.32, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वो असल में पहले जरा जज्बात में आके ये पढ़ गए, बहरहाल अब इस पे आते तो ये आ ही जाना था सामने। एट एक्विजिशन डेट एसएल्स नेट एसेट्स वर हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 800। ये याद है बात, 2-3 सवालों में ये की थी, शुरू से ही सिखाना, रोला डालना शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि आगे जाके आना था और इस पर्चे में भी आ गया, फिर आगे सवालों में आया था ना और इस पर्चे में भी आया। तो एसएल के नेट एसेट्स की बुक वैल्यू 800 है, ये फेयर वैल्यू के बराबर है, लेकिन इन दो की नहीं है, तो दो की भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है जी, बुक वैल्यू 180, फेयर वैल्यू 220 है व्हीकल की, तो एंट्री दिमाग में करें, पीपीई डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। अब ये रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका है जी, व्हीकल का, लेकिन अब वो वर्किंग्स नहीं करनी हमने जो सीख ली हैं, वो दिमाग में चल रही हैं, ये बुक वैल्यू का कॉलम, ये फेयर वैल्यू कॉलम, ये गेन लॉस, ये आगे एंट्री, फिर उसकी डेप्शन की एंट्री, वो दिमाग में नक्शा बना हुआ है। अब वो टाइम ज़ाया नहीं करना, अनलेस के बहुत कोई टेक्निकल एडजस्टमेंट आ जाए तो वर्किंग ओपन करनी पड़े। वर्किंग बस ये वर्जन कर चुके हुए हैं हम ऑलरेडी, ये वर्जन स्टार्ट कर चुके हुए हैं, ये वर्जन, ठीक है। 24.82। अच्छा जी, ले जी, अब इधर कितनी बुक वैल्यू है और फेयर वैल्यू 220 माइनस 180, यहीं पे शो कर दें बस, 40 से ये क्रेडिट, तो पीपीई डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। अब उसके बाद चूंकि ये एसेट बढ़ा है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, तो डेप्शन बढ़ाने की एंट्री एसआरई डेबिट, डेप्शन एक्सपेंस एसआरई में डेबिट, बैलेंस शीट वाली एंट्री पहले किया करें, फिर वाइज हो रहा होता है साथ साथ, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन एसआरई में डेबिट और पीपीई क्रेडिट, लेकिन ये तो डेप्रिसिएशन, ये तो बैलेंस शीट का सवाल है नहीं, अब पीएल में सिर्फ हमने एड लेस सोचना है, तो डेप्रिसिएशन बढ़नी है, डेप्शन बढ़ानी है हमने कहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जाकर लिखा जी प्लस करेंगे। अब क्या फिगर हो ये निकालने के लिए छोटी सी वर्किंग, ठीक है, तो वर्किंग नंबर 10 आ गई। वर्किंग 10 है डेप्रीसिएशन ऑन व्हीकल। अब सरप्लस लॉस के साथ पूरी कंसोलिडेशन हम खेलते थे, क्योंकि बुक वैल्यू तो उसने भी डेप्शिट की हुई है, फर्क तो सिर्फ सरप्लस पे आता है, ठीक है ना। तो कितना सरप्लस है जी, लाइफ कितनी बताई और पूरा साल, तो इंटू 12/12 करने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है जी। 10 रुपये की डेप्रीसिएशन आ गई जी, तो ये डेप्रीसिएशन ऐड, अब पीएनएल में डबल एंट्री नहीं बोलनी होती, पीएनएल के अंदर क्यों बोलते हैं हम, ऐड 10 रुपीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वर्किंग भी 10 है इत्तेफाक से, ठीक है। और उसके बाद हिट वर्किंग 5, क्योंकि एस के एसेट्स का मसला है, ठीक है। अब हिट वर्किंग 5 क्या करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस से बढ़ने से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो कितना जी 10, और यहाँ पे आपने लिखा जी चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना जी, किसकी जी, व्हीकल की, ठीक हो गया। अब मसला क्या हुआ जी, ये तो हमने कर दी पहले कंसोलिडेशन और फिर ईयर एंड पे भी इसको ले आए, लेकिन ईयर एंड पे उसने इस व्हीकल को बेचा है, लेकिन बेचकर उसका गेन उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो हाँ, हम किस लिए, हम कर देंगे जी अभी, ठीक है, हम किस लिए जी, हम करेंगे इंशाल्लाह, हम करेंगे, यहाँ तक हो जाएगा। ओके जी, वर्किंग नंबर 11, बुक वैल्यू गिवन है कि कॉस्ट और रिकमेंडेशन गिवन है, मैं एंट्री करना चाह रहा हूँ, हालांकि जरूरत उसकी भी नहीं है, पर चलो जरा पहली दफा आइए थोड़ी कर लेते हैं, वरना तो आपने क्या करना है, इधर देखो 158 पर का बिका है,
और बुक वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू कितनी है। अब थोड़ा सा देखो उसने क्या नहीं किया, उसने क्या नहीं किया, उसने 180 पर ही छोड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसने रीवैल्यू नहीं ना किया चांद, हमने कर दिया ना। हम तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो फिर हमारी किताबों में ये एसेट इस वक्त किस पर आ चुका है, मतलब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही कौन सी हैं, यही कंसोलिडेटेड वाली है ना, बोलो। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये किस पर नजर आ रहा है। अब इसकी बुक वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है, 220। तो 220 वाली चीज कितने की बेची हमने, इसने, मतलब हम ही हो गए ना अब तो, ठीक है, 158 की, लेकिन ये पैसे आए नहीं है। अब डबल एंट्री करें तो 220 में से निकालेंगे डेप्शन, वो कर लेते हैं अभी, ठीक है, वही तो मैं करने लगा हूँ कि अब जनरल एंट्री कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने इसको 20 से बढ़ाया, 40 से बढ़ाया, अब ये 220 पे आ गया। अब इसको किताबों से निकालें तो उसने नहीं निकाला हुआ ना, तो हम चूंकि 20 ऐड कर चुके हैं, अब उसको 40 ऐड कर चुके हैं, अब इसको रिवर्स नहीं करना। उसकी वजह क्या है, ये ज़रूरी है इसके लिए, ये हो गया ना काम। अब इसको एज इट इज़ किताबों से निकालो। व्हीकल क्रेडिट 200, व्हीकल क्रेडिट कॉस्ट फेयर वैल्यू कह लो, ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है ना, रीवैल्यूड अमाउंट कितना जी, 220। लेकिन ये अब कुछ डेप्रीशिएट भी तो हो चुका है, ये कुछ डेप्रीशिएट भी तो हो चुका है, ठीक है, कितना जी, कितना, 10। अब हमने इसके कितने पैसे नहीं लिए, ले लेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट यार, थोड़ी सी जगह और बना लो, ये थोड़ी सी अब टेक्निकल है, एक एडजस्टमेंट, पर बरकत के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ तो होना ही था जी। अब बताएं जी, क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, मुझे तो गेन लग रहा है, लॉस आ रहा है, कितना, 52। पीएनएल के अंदर ये रिकॉर्ड करना है, जरा देख लें इसको, कोई मसला नहीं, तसल्ली से 1 मिनट देखें और सोच लें इसको, फिर एंट्री करते हैं। करेक्शन करनी है तो वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एसेट अकाउंट से क्या निकला जी, 220, लेकिन एक्यूमुलेशन अकाउंट में से क्या निकाला आपने, 10, यानी बाकी पड़ा रहने देते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ 40 रुपए की डेप्शन ही किताबों से निकालनी है, 180 की डेप्शन तो निकालने की जरूरत नहीं है ना। ये डिस्पोजल है, डिस्पोजल, तो डिस्पोजल के अंदर आपने एसेट की सारी डेप्रिशन को डी रिकग्नाइज करना होता है। क्या 40 रुपये इसकी 10 रुपये इसकी सारी डेप्शन है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि हम पूरी कंसोलिडेशन में किसके साथ खेलते हैं, सरप्लसेस के साथ, गेन्स के साथ। तो ये 40 रुपये वो एडिशनल फिगर थी जो हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड की थी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट यहाँ कहीं बनती होती थी ना बैलेंस शीट में, और उसका गेन बुक किया था। अब एसेट बढ़ा के हमने 220 कर लिया। अब सब्सिडरी ने उस 120 वाले एसेट को डेप्रिशिएट किया था, 220 वाले एसेट को डेप्रिशिएट किया था, लेकिन किस अमाउंट को किया था, 180 को। जिस 40 को नहीं किया था हमने उसको किया है, तो बाकी वाला, ठीक है। अब जरा दोबारा पढ़ो, जिस दिन खरीदने गए एसएल की किताबों में इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 180। अब 180 ने तो 1 साल डेप्रिशिएट होना था ना, हमने सिर्फ 40 को कर दिया, 180 तो रह गया। इसका मतलब बिल्कुल बचपन वाली बात करो। वो बचपन वाली बात क्या है, 220 एसेट के अकाउंट में से जो निकला है ये 1 जनवरी 2025 में था ना, तो यही 1 जनवरी 2025 वाला ये 1 साल डेप्रिशिएट हुआ है। मतलब क्या लाइफ थी, तो कितना बनता है टोटल, 55 बेटा। 180 बटा 4 करो ना, 180 बटा 4, 180 बटा 4, 45 रुपए की डेप्शन उसने रिकॉर्ड की है, और 10 रुपए की हमने फिर रिकॉर्ड की है। टोटल कितनी रिकॉर्ड हुई है, तो 180 से कितना, 100 कितना 80 था ना, 180 से उसने भी गिराया है 45 से, और फिर हमने जो 220 कर दिया, तो टोटल कितनी बुक वैल्यू आनी चाहिए इसकी। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। खैर गेन लॉस कितना फर्क है, गेन ही है लॉस है, लॉस ही अभी भी लॉस,
लॉस बोलो और बोलो। तो ये जनाब ये स्टार, ठीक है, सिंपल डिस्पोजल था। अच्छा आप यूं भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ 180 का गेन लॉस बुक करें, लेकिन फिर दूसरा आपको अलग से करना पड़ेगा। सादा बात रखें ना, हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो हमने एक एसेट को 220 पे कर दिया। अब वो एसेट 220 का यकम जनवरी 25 पे है, 31/25 पे एक साल डेप्सिट होकर वो कितने पे आ गया, 220 माइनस 55, ये इसकी बुक वैल्यू है। और वो कितने में बेचा, 158 में, तो 107 रुपये क्या आ गया, लॉस। लेकिन ये सारी कहानी मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड बातें थी, मुझे सिर्फ ये चाहिए ये। तो बैलेंस शीट, डिस्पोजल का लेजर भी बना सकते हैं, सॉरी मैंने डिस्पोजल का लेजर बना सकते थे, ठीक है, एक ही बात है। हम जरा डिस्पोजल आता था ना तो डिस्पोजल का लेजर बनाते थे, मैं भूल गया, माजरत, करता गया एंट्री ऐसे। खैर अब मसला क्या है, एस ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या ख्याल है। ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं है, एस की सेपरेट बुक्स की गलती है। पर आप ये कहोगे जरूर कि फिर 7 पे क्यों लाए, 180 पे ही रखते अगर एस की सेपरेट बुक की गलती है। भी एस की सेपरेट बुक में 180 पे है ना, कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर तो वो 220 पे आया पड़ा है। तो इसलिए हमने 220 के हिसाब से डिस्पोजल को बुक करना है। 7 रुपये का लॉस है, वो लॉस आपने अदर एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना है। कितना जी, 7, ठीक है। वर्किंग नंबर 11 का रेफरेंस दे दो अगर समझना है तो, ठीक है। और उसके बाद एस को हिट करें, एस प्रॉफिट को, वर्किंग 5 को हिट करें, बिल्कुल करेंगे क्योंकि ये एस ने गलती कर रखी है, एस ने एक लॉस बुक नहीं किया। जब ये लॉस बुक करेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। ले वो तो 7 थे 5 लिख रहे हो, ब्रेक का टाइम करीब है जी ठीक है जी। लॉस ऑन डिस्पोजल, चलें आ जाए। तो ये थोड़ा सा मसला था, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मसला होना भी चाहिए। अगली चीज़ क्या है जी, बिल्डिंग। कोई चीज़ तो बरकत के लिए हो ना जी, क्या ख्याल। अच्छा जी, बिल्डिंग क्या है जी, उसका सरप्लस ही उसने दे दिया। बिल्डिंग की फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से कितनी ज़्यादा है, तो इसमें आपको वर्किंग कोई नहीं करनी पड़ी। तो पीपीई डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी डेप्शन का इम्पैक्ट लेना है, वर्किंग 12, तो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब क्या है जी, सरप्लस, लेकिन लाइफ कितनी लोगे और पूरा साल लोगे जी, बोलो 6.67। अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो एसआरई डेबिट, पीपीई क्रेडिट, पीएनएल है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, प्लस कितना जी, 6.67 वर्किंग नंबर 12, ठीक है जी। और वर्किंग 5 को हिट करना है नहीं करना, करना है जी, क्योंकि एस के एसेट का मामला है, दिल का मामला नहीं, एस के एसेट का मामला है। 6.67 जी। क्या लिखूं यहाँ पे, डेप्रीसिएशन किसकी जी, बिल्डिंग की। चले जी, तो टाइम तो अपना ये लेता ही है सवाल, आपको पता है कंसोलिडेशन का सवाल है, टाइम तो इसने अपना लेना ही होता है। अच्छा उसके बाद क्या बचा जी, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। हाँ P2S सिंपल, सॉरी S2P, तो यहाँ कर ले, वर्किंग नंबर 13 S2P, तो सोल्ड कहता है टोटल सेल 30% ने एस ने पी को किया है। टोटल सेल एस की कितनी है, 750 फेस पे गिवन है, 750, ठीक है। उसका 30%, 750 का 30% जी 225। इसमें से अनसोल्ड कितना है, अब जरा देख लें ध्यान से एक दफ़ा, क्योंकि आसान सवाल में कभी कभी तेज़ी में गलती हो जाती खाम का। 60% ऑफ परचेजेस बाय जीएल फ्रॉम एसएल आर स्टिल इन इन्वेंट्री। अब यहाँ पे हमें सोल्ड से नहीं अनसोल्ड से मसला है। सोल्ड से मसला होता है जब हम इन्वेंट्री का जैसे सरप्लस बुक करते और वो फिर बेच देता, जो काम
फिर उसमें हमें सोल्ड से, यहाँ अनसोल्ड से, ठीक है। तो कितना अनसोल्ड है जी? 130। अनसोल्ड का प्रॉफिट जो है, अब वो 135 की फिगर पकड़ा करते थे, और वो क्या कह रहा है जी? कॉस्ट पे कितने परसेंट? 14% ऑन कॉस्ट। तो इसका मतलब कॉस्ट 100 है और सेल प्राइस 114। तो ये क्या है? 114, और हमें चाहिए जी 16.58। हाँ जी, इसकी दिमाग में एंट्री पहले कर लो। S2P है, बैलेंस शीट की एंट्री S2P है। नहीं याद आ रही कसम से? अच्छा थक गए हैं सर। चल, एस ने बेचा तो एस ने प्रॉफिट कमाया, तो फिर SRE डेबिट बोलना आपने है, और इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। लेकिन हम बैलेंस शीट का सवाल नहीं कर रहे, P&L का सवाल करते हुए आपने ये सेल को करना है डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, और ऐड इन कॉस्ट ऑफ सेल, और उसके बाद साथ ही क्या था? प्लस हिट वर्किंग 5 विद दिस फिगर। सही है? सिर्फ इसको सही है, हद हो गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आप खुद देखो, पर्चा चल रहा हो है जी। अच्छा सर, हम बैलेंस शीट का जहन नहीं ना बना के बैठे थे, इसलिए हमारे जहन में एंट्री ना आई जी। सेल माइनस माइनस और प्लस 16.58, ठीक है जी। तो ये 225 वर्किंग नंबर 13 में आया, और ये भी वर्किंग नंबर 13 में आया, ठीक है। नेक्स्ट जी बेटा। हाँ हाँ, वर्किंग 5 को भी हिट करना है, क्योंकि एस टाइप जी क्या है? 16.58। ये क्या है जी? URP, इन्वेंट्री अनसोल्ड वाली, ठीक है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इधर भी वर्किंग का रेफरेंस दोगे ना, वर्किंग 13 दे देना, बाकी भी। नेक्स्ट, ऑन जकम जुलाई 25 GL ग्रांटेड लोन ऑफ 300। ये तो पहले डिस्कस हो गया जी। तो लोन फ्रॉम जिसका भी है, वर्किंग नंबर 12, 13, 14 आ गई, इधर ही चलाते हैं मेरे ख्याल में, फिर तरतीब तो चले कम से कम। वर्किंग नंबर 14। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब लोन कितना है? इंटरेस्ट रेट लेकिन 6/12 जी 20। अब ये 21 का इंटरेस्ट एक ने अपनी इनकम में बुक किया हुआ है, दूसरे ने एक्सपेंस में, तो माइनस कर दो दोनों जगह से जाके, फाइनेंस कॉस्ट और अदर इनकम में से। तो माइनस 21 वर्किंग नंबर 14 माइनस 21 वर्किंग नंबर 14, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? सवाल खत्म हो गया जी। एसोसिएट के बारे में ये सारी बात तो लिख दी थी, बस डिविडेंड वाली बात रह गई, ठीक है ना। 55 मिलियन कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन एस की कॉलम, उसमें लेजर में वर्किंग 7 में आती है, ठीक है ना। हम तो P&L का सवाल कर रहे हैं, तो एस प्रॉफिट लेने हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं भूल ही गया यार, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। याद आया कुछ? मैं भूल ही गया था, ठीक है, चलो माफ़ कर दिया ना मुझे आपने जी। अब 4 मिलियन का डिविडेंड जो है वो अदर इनकम में रिकॉर्डेड है, चूंकि हमने यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट पूरा ले लेना है, तो ये 4 को यहाँ से क्या कर दें? माइनस कर। एडजस्टमेंट खत्म है, क्योंकि आगे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में 15% गुडविल इम्पेयर हुई है एस की, तो वो पहले निकालें तो सही, ठीक है। उसके बाद ये NCI किस पे रखते हैं? प्रोपोर्शनेट शेयर पे। तो ये बस पूरा कर लेते हैं सवाल जी। NCI को प्रोपोर्शनेट शेयर देना है नेट एसिड्स का, तो नेट एसिड्स कितने हैं? हाँ जी, अब कितने हैं? 9
920 का कितने परसेंट? 30%। जी 276। इधर डेबिट, एनसीआई में क्रेडिट, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया जी? अब गुडविल। जी गुडविल कितनी आ गई? 124.32। अच्छी किस्मत। अब इस अच्छी किस्मत की इम्पेयरमेंट कहीं वर्किंग करनी पड़ेगी, तो वर्किंग नंबर 15, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो 124.32 का कितने परसेंट? आंसर 18.6। अब डबल एंट्री पहले दिमाग में करो। इम्पेयरमेंट डबल एंट्री कहाँ कहाँ? इम्पेयरमेंट कहाँ? एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर दिया है, तो ये पार्शियल गुडविल है, तो सीआरई डेबिट गुडविल। लेकिन पीएनएल का सवाल कर रहे हैं तो एक्सपेंस या इनकम डायरेक्ट सोचनी है सिंगल इम्पैक्ट के साथ। ठीक है, तो ये इम्पेयरमेंट लॉस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस का बढ़ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जगह ही कोई नहीं है। चलो जगह आगे बढ़ा लेंगे। कितना जी? 18.65। कौन सी वर्किंग है जी? ठीक है जी, ओके जी, इसको ज़रा अब आगे ले आए। रुपीज इन मिलियन। करते हैं जी, करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ। ब्रेक भी हो जाती है, सब्र कर। अच्छा जी, अब स्टेप 1 P प्लस एस फेस, स्टेप 2 5.1 5.2, स्टेप 3 एडजस्टमेंट्स ऑफ क्वेश्चन, सारी हो गई। स्टेप 4 क्लोज करें वर्किंग 5.1 पहले। अब इसमें तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया कितना जी? यही क्लोजिंग बैलेंस है, क्या सोच रहे हैं? 12.63, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ये 12.63 इधर आ गया। ये लॉस भी आ सकता था, नेगेटिव कर देते, प्रॉफिट आया, पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है जी, उसके बाद अब इसको पूरा कर लें जी। सेल्स 1925, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1196.58। जीपी घर निकाल लेना बेशक, मुझे अच्छा नहीं माफ़ी लगी जी। 742 जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 570.32 जी। अदर इनकम 111। फाइनेंस कॉस्ट 147.82। प्रॉफिट हाँ 133.91। ओके, अब एज इट इज इसको उठाकर इधर लिखा, और आखिरी स्टेप वर्किंग। वर्किंग 5 कितना आ रहा है जी बैलेंस? ओ, तो वो याद है ना, सीआरई को पुर कराओ, याद है ना? और यहाँ पर सिर्फ क्या ले लो, अब प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। ठीक है, कितना आता है? पॉइंट नहीं, अच्छा टोटल लॉस इतना है, उसका हिस्सा 0.25 इंटू 30%, कितना? पॉइंट 0.075। लो जी, 0.075 का लॉस जो है वो इधर डाल दो, और बैलेंसिंग 133.84। एक नज़र ज़रा सोल्यूशन पे मार लें।
यही है हैं? वो कोई राउंडिंग का ही फ़र्क होना है, देख लो तसल्ली से एक दफ़ा देख लो, मैं देख देता हूँ वरना। जी हाँ 133.8 133.91 ठीक है, ऊपर देखो 133.93 आ रहा है, राउंडिंग का ही डिफरेंस है जी, देख लीजिएगा तसल्ली से बेशक इसको। ठीक है जी, यहाँ पे पार्ट 4 चल रहा है ना, इसको क्लोज कर दें और ज़रा लंबी ब्रेक करती हैं क्या 40-45 मिनट्स की, ठीक है ना। पार्ट 5 फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह, कर दो क्लोज भाई। जी माजरत जी, ये बच्चे कैलकुलेशन पता नहीं क्या कर रहे हैं। 133.91 अगर यहाँ पॉजिटिव हो तो माइनस करके ये बैलेंसिंग निकालते हैं, अगर ये माइनस पड़ा है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये फिगर तो सही बताएं, राउंडिंग का डिफरेंस है 1.99। ये क्लियर है आप, ये पक्का, ये देख लो ज़रा भाई, ये सही है, सही है। कैलकुलेटर कर लेना था ना, इधर से चेक करके देख लो, कैलकुलेटर सही से कर लेना था ना, बस चुप कर जाते हैं आप। अब राउंडिंग का डिफरेंस है अगर कोई है, पहले कैलकुलेशन का डिफरेंस था। ठीक है, ठीक है जी, पार्ट 4 क्लोज करें।